अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं क्रॉस फायर और मैं हूं मोहम्मद नौशाद अली। नाजरीन, ईरान जंग अजीब व गरीब सूरत हाल इख्तियार करती चली जा रही है। एक तरफ अमरीकी सदर जो हैं वो मुख्तलिफ तरह के दावे करते हैं, चाहे वो ईरानी नेवी को ख़त्म करने के हों, एयरफोर्स जो कभी थी नहीं ईरान के पास उसके ख़ात्मे के दावे हों, या जंग जीतने की बात हो। यहाँ तक कि वो कहते हैं कि हमारे साथ तो कोई जंग जो शिकस्त तस्लीम करने वाला भी कोई अब ईरान में नहीं मौजूद, जिसकी वजह से हम जंग जो है वो चलाएं। और उसी उसी लम्हे जब ये बात होती है, रिपोर्टर्स सवालात पूछते हैं तो वो जंग को तूल देने की बातें भी करते हैं। कई हफ्तों, 4 हफ्तों, 2 हफ्तों, मुख्तलिफ तरह के टाइम मुख्तलिफ औकात में वो दे रहे हैं। जो सिचुएशन है वो ये है कि ट्रंप जो दावे करते हैं ईरान उनका जवाब देता है, ना सिर्फ जवाब देता है बल्कि अमली तौर पर भी जवाब देता है। अब भी जो पासदारान इनकलाब हैं ईरान के, उन्होंने कहा कि आपने कहा कि ईरान की नेवी ख़त्म कर दी गई है। अगर नेवी ख़त्म हो चुकी है तो ज़रा अपनी नेवी को हमारे पानियों में दाखिल करके देखें, फिर हम आपको उसका जवाब देंगे। अमरीकी वज़ीर दिफा जो है और उनके समेत बाकी जो लोग हैं, मुख्तलिफ तरह के बयानात, मुख्तलिफ तरह की स्टेटमेंट्स आ रही हैं। कोई वाज़े क्लियर कट बात सामने नज़र नहीं आ रही। जंग जो 48 घंटों से 72 घंटों के लिए शुरू की गई थी, अब वो तकरीबन 2 हफ्ते से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है और अभी किसी के सामने जैसे कहते हैं ना वाज़े सूरत हाल नहीं है कि ये जंग किस करवट बैठेगी। वज़ीर आज़म जो इसराइली हैं नेतन्याहू साहब, उनको अपनी जो जिंदा होने का सबूत देने के लिए वीडियोस पेश करनी पड़ रही हैं। और अजीब मामला ये है कि वो 2 वीडियो अब तक पेश कर चुके हैं अवाम के सामने, लेकिन उसके ऊपर जो एनालिसिस है, AI एनालिसिस आ रहे हैं और लोग उसको कह रहे हैं कि ये दोनों वीडियोस जो हैं ये जाली हैं। ये सोशल मीडिया पे इनका जो एनालिसिस आ रहा है वो मुख्तलिफ तरह का, वो जो दूसरी वीडियो आई उसके बारे में तो यहाँ तक कह दिया गया कि 91.1% जो है वो इम्कानात हैं मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर के ज़रिए तय करने के बाद, चेक करने के बाद कि ये वीडियो जो है ये AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनी हुई है। अब मामला ये है कि इस वक्त सिचुएशन बहुत ही गंभीर हुई है। जो आबनाए हमस बंद होने की वजह से जो जहाँ से 20% तेल की सप्लाई होती है वो तो प्रॉब्लम में थी, दुनिया का मसला बना था। लेकिन उसका जो सेकंड रूट है वहाँ पर भी ईरान और जो यमन में बैठे हौसी बागी हैं उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया है कि इसको भी हम बंद कर देंगे। ये सिचुएशन हमें कहाँ लेकर जाएगी? यूरोप जो है वो बिल्कुल जंग में कूदने को तैयार नहीं है। नेटो बिल्कुल वाज़े तौर पर इनकार कर चुका है। मुख्तलिफ ममालिक ईरान से रब्ता कर रहे हैं। अपने सफारतकार इसराइल के अपने मुल्कों से इसराइल के सफारतकार वापस भेजे जा रहे हैं। क्या ये जंग जो है वो ईरान जीत चुका है? कोई इसको तस्लीम करने को तैयार नहीं है, या जो आने वाले वक्त के अंदर अभी मजीद जो है इस जंग के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें सामने आएंगी जो हमारे लिए सरप्राइज़ हो सकती हैं। लेकिन इस सारे के अंदर सरप्राइज़ अपनी जगह पर रहेगा। जो हम भुगत रहे हैं, जो आम आदमी भुगत रहा है, बचत के नाम पर यहाँ सरकारी अफसरों की तनख्वाहों में कटौतियाँ हो रही हैं और दीगर मामलात हैं, जो हमारे शुरफा हैं, हमारे उमरा हैं, हमारी जो अशराफिया है या हुक्मरान तबका है, वो बस ऐलानात करके जो उसका बोझ है वो अवाम तक गिराता चला जा रहा है। चाहे वो पेट्रोल में 55 रुपये फ़ी लीटर का इजाफा हो, चाहे वो तनख्वाहों की कटौतियाँ हों, ये सारा कुछ जो है ये हमें किस तरफ लेके जाएगा? हमारी अपनी मईशत कहाँ खड़ी होगी? अगरचे कि पाकिस्तान की सफारतकारी की तारीफ़ें की जा रही हैं और कहते हैं कि तारीफ़ वो जो दुश्मन करे, तो भारत से भी ये आवाज़ें उठ रही हैं पाकिस्तान की बेहतरीन सफारतकारी की। इन सब मौज़ूआत पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया है नुसरत वाहिद साहिबा ने तहरीक इंसाफ से, हुमा बकाई साहिबा माहिर हैं बैनुल-अक़वामी अमूर की, खालिद फारूकी साहब सीनियर तजज़ियाकार हैं हमारे साथ हर हफ्ते जो है वो मौजूद होते हैं, जुल्फ़िकार बदर साहब पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन करेंगे। मैं चाहूँगा हुमा बकाई साहिबा थोड़ा सा हमारे नाजरीन को सिचुएशन तो बता दीजिए कि आखिर ये जो अब तक हुआ है ये किस तरह की सिचुएशन हमें आगे अनफोल्ड होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि मेरी ज़ाती राय में जो जंग 48 से 72 घंटों के लिए शुरू की गई थी वो अब 2 हफ्ते से ज़ायद ईरान ने झेल ली है। इस झेल लेने के बाद आगे क्या सिचुएशन होगी, थोड़ा सा जरा प्लीज रोशनी डालिएगा। मेरा ख्याल है कि सिचुएशन इंतहाई मखदूश है और एक बात तो तय हो गई है कि इस वक्त अमेरिका बैकफुट पे है और ईरान जो है वो डेफिनेटली ऑफेंसिव पे है और ईरान डिटर्मिन कर रहा है कि ये जंग किस तौर आगे चलेगी। उसके साथ जो एक और हमें बिल्कुल वाज़े बात नजर आती है वो ये कि यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो इस वक्त डेस्परेट भी है और फ्रस्ट्रेटेड भी है और वो आपको तकरीबन अपील करता हुआ नजर आता है
बहुत सारे ममालिक से बशमूल नाटो कि वो हुर्मुज़ को खुलवा दें। अगर आप एक हफ्ते पहले का उनका नैरेटिव देखें तो वो ये था कि यूएस नेवी एस्कॉर्ट करेगी जहाजों को। वो बात तो कहीं खत्म हो गई। इनफैक्ट यूएस नेवी जो है वो बहुत दूर चली गई है इरानियन वाटर्स से, और जो पासदारान हैं वो तो कहते हैं आइए हम आपके इस्तकबाल को खड़े हैं। लेकिन ये बात याद रखिए कि उन्होंने हुर्मुज़ से आज पाकिस्तान की एक शिप को पास होने दिया है। तो वो जो है ना कि वॉर को भी ईरान कंट्रोल कर रहा है, हुर्मुज़ को भी ईरान कंट्रोल कर रहा है, और नैरेटिव को भी ईरान कंट्रोल कर रहा है। और जितनी देर ये जंग चलती है उतना समझिए यूएस की ह्यूमिलेशन है, और द फैक्ट कि ईरान खड़ा हुआ है, ईरान इसका हिस्सा है, वही ईरान को मजबूत कर देता है। और मतलब फैक्ट कि वो इस रेजिस्टेंस को जारी रखे हुए। तो मेरे ख्याल है इस वक्त तो बॉल जो है वो ईरान के पास है। ईरान अपनी मर्जी से खिलवा रहा है सारे लोगों को। बहुत आपको ये जो फिक्र नजर आती है गल्फ स्टेट्स में। हुमा साहब, ये जो मुख्तलिफ ममालिक से उन्होंने अपील की है कि आपका इत्तेहाद जो है वो उसके साथ मिलकर हम ये अपना हर्मुज़ खुलवाएंगे, और जो नेक्स्ट वीक उसके अनाउंस किया जाना है, जिसकी खबर आपके सामने आ रही थी, ये वाकयातन कोई ममालिक कोई अमेरिका की सपोर्ट करेंगे इस मामले के अंदर? क्योंकि यूरोप में तो एक वाजे जो कि आज जो कि केयर स्टारमर हैं, उन्होंने भी बिल्कुल वाजे तौर पे कह दिया कि हम इस जंग का हिस्सा नहीं है, ना हम इस जंग का हिस्सा बनेंगे। तो कोई यूरोपियन का ममालिक तो शायद इसमें हिस्सा ना लें। कौन से ममालिक हो सकते हैं जो अमेरिका का साथ देंगे? देखिए ये काबिल वक्त है कहना, क्योंकि अब तो अमेरिका धमकियों पे उतर आया है ना। उसने नाटो को थ्रेट किया है, उसने दीगर ममालिक को थ्रेट किया है। सिर्फ जापान जो उनका सबसे करीबी इत्तेहादी है, उसने भी ये कहा है कि अगर सूरत हाल कुछ और हुई तो हम इस हवाले से सोच सकते हैं। पॉइंट ब्लैंक इनकार किया है यूके ने। मुझे और आपको अच्छी तरह पता है कि चाइना कभी भी इस जंग में नहीं कूदेगा। तो मुझे तो एक बहुत डेस्परेट फ्रस्ट्रेटेड अमेरिका नजर आता है। और मेरा जाती ख्याल ये है कि जो डिमांड है ईरान की कि अड्डे जो हैं वहां से अमेरिकन का इनखला हो, और जो उसकी नेबरहुड है उसमें अमेरिकन अड्डे ना हो, ये शायद फर्स्ट स्टेप बने निगोशिएशंस की तरफ बढ़ने का। और आपको ऑलरेडी पता है कि वहां से बहुत सारे अमेरिकन का इनखला हो गया है। तल अवीव की भी सूरत हाल अच्छी नहीं है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि इस हफ्ते के आखिर तक जंग जो है वो निगोशिएशंस के फेज पे आएगी। लेकिन जो सबसे बड़ा शिफ्ट है वो ये है कि क्या शायद निगोशिएशंस ईरान के टर्म्स पे हों। एक्चुअली प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि ईरान की जो शराइत है वो बहुत सख्त है, लेकिन ईरान उन शराइत पे डटा रहेगा जो शराइत उसके आगे दफा के लिए अहम है। और इसमें शायद सबसे अहम बात यह है कि इन अड्डों को न्यूट्रलाइज किया जाए जो उसके नेबरहुड में है। और गल्फ स्टेट्स में भी इस बात की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग है कि इतने अरसे उसने अमेरिकन अड्डों को पाला, लेकिन उन्होंने उसके लिए कुछ नहीं किया। वो किसी इजरायली एजेंडे के तहत ही वहां पर बनाए गए थे। तो अब देखना यह है कि ईरान किस हद तक अपनी बात मनवा पाता है। लेकिन ये बात तय है कि जितने दिन ये जंग चलती है अमेरिका के लिए ह्यूमिलेशन है। और ईरान तो ऑलरेडी मेरा ख्याल है जंग के पहले 2 राउंड जीत गया है। और फिर आर्मामेंट के ऊपर भी बात हो रही है ना। ईरान तो कह रहे हैं मैंने तो अभी शुरू ही नहीं किए अपने वो मिसाइल। हाँ, जो कहते हैं 10 साल पहले के जो बनाए हुए हैं अभी तो वो चला रहे हैं हम। अभी तो जून 2025 के बाद के हैं, वो तो चलाए ही नहीं हमने। हाँ, इस वक्त ईरान का पलड़ा भारी है, हम ये कह सकते हैं। पाकिस्तान का जो रोल आप देख रही हैं हुमा साहिबा, मैं चाहूंगा एक क्वेश्चन और आपकी तरफ थ्रो कर दूं। ये जो पाकिस्तान का रोल है, जिसकी तारीफ अब भारत से भी हम सुन रहे हैं सफारतकारी के महाज पर, आपको लगता है कि पाकिस्तान बड़ा की रोल प्ले कर सकता है? क्योंकि पाकिस्तान बैक वक्त ना सिर्फ गल्फ स्टेट बल्कि ईरान भी और यूएस के साथ भी कॉर्डियल रिलेशंस जो है वो एंजॉय कर रहा है इस वक्त। एक तो देखिए कि पाकिस्तान को ये रोल अदा करने की आदत है। अच्छा, हमने तवातुर के साथ बैलेंस रखा है बीजिंग और वॉशिंगटन में और तेहरान और रियाद में। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान का एक और यूनिक रोल इमर्ज हुआ है, और वो रोल है ब्रिज स्टेट का। पाकिस्तान इस वक्त बहुत अहम बैकडोर डिप्लोमेसी में भी इन्वॉल्व है। फिर इन सम वेज ये पाकिस्तान के लिए इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी भी बन रही है। तो और पाकिस्तान जो है वो स्ट्रैटेजिक मैच्योरिटी का भी इजहार कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल वो ईरान से भी कॉन्वर्सेशंस में है, वो सऊदी अरब के साथ जो उसका मुआहिदा है
उस पे भी खड़ा है, उसके दिफा में भी उसके साथ उसका अहम किरदार है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो इम्पोर्टेंट है कि पाकिस्तान इस वक्त खित्ते का इम्पोर्टेंट मिडिल पावर स्टेट है, वो किसी एक के साथ नहीं खड़ा है। जैसा आपने देखा ना कि इंडिया जो है उसने अपना वेट डाला है इजराइल के साथ जी। तो समझिए कि वो हर निगोशिएशन की इक्वेशन से बाहर चला गया। इनफैक्ट ईरान ने तो धमकी दी है इंडिया को कि हम आपको जो आपने किया है श्रीलंकन वाटर्स में उसका जवाब देंगे। नहीं, लेकिन और दो उन्होंने जो ऑयल के जो 2 शिप्स थे वो तो उन्होंने निकाल दिए वहां अबनाए हमद से इंडिया के। देखिए ये जो अबनाए हमद से उन्होंने निकाल दिए ना, ये भी ईरान का टैक्टिक है। अच्छा। ईरान अपने जो इमीडिएट नेबर्स हैं उनसे ताल्लुकात ठीक रख रहा है और इंगेज कर रहा है। तो इन सम वेज वो अमेरिका और इजराइल को टारगेट करके आइसोलेट कर रहा है। उसने बिल्कुल वाज़ेह आज स्टेटमेंट दिया है कि बहुत सारे अटैक्स जो हैं वो ईरान ने नहीं किए हैं, वो अमेरिका और इजराइल की तरफ से हुए हैं और इनको इन्वेस्टिगेट किया जाए। क्योंकि जाहिर है कि इजराइल और अमेरिका की कोशिश थी कि किसी तरह गल्फ स्टेट्स को इनसे लड़वा दिया जाए आपस में। तो आप देखिए कि ईरान जो है वो बहुत स्ट्रैटेजिक गेम प्लेइंग कर रहा है। उसने आज पाकिस्तान का भी शुक्रिया अदा किया है, उसने अजरबैजान को भी फोन किया है, उसने गल्फ स्टेट से भी कहा है कि आप अमेरिकन को यहाँ से निकाल दें, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना बंद करें, तो हमारा आपका कोई मखासमत नहीं है। तो वो एनिमी पे जीरो इन कर रहा है और अपने जीरो इन में वो कामयाब हो रहा है। जबकि अमेरिका इस जंग को फैलाना चाहता है, इत्तेहादियों को इसमें लाना चाहता है जो इस जंग का हिस्सा बनने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो इस जंग को सही ही नहीं समझते। इट्स नॉट अ फेयर वॉर, वो इसे कहते हैं इट्स अ वॉर ऑफ चॉइस। आपने ये जंग अपने ऊपर मुसल्लत की है और अब आप हमें भी इसमें घसीटना चाह रहे हैं। और पाकिस्तान की तो आप बात छोड़िए, चाइना ने इस वक्त बिल्कुल वाज़ेह तौर पे कहा है अमेरिका को कि अमेरिका इज अ वॉर एडिक्ट। और दूसरी जो बात उन्होंने कही वो की कि ये क्यों है कि आप उन्हीं ममालिक में हमले करते हैं और वहीं जंगें करते हैं जहाँ तेल होता है। तो उसने पूरी जो अमेरिकन क्रेडिबिलिटी है उस पर सवाल उठा दिया है। और एक और इंटरेस्टिंग बात है, उस पर बात खत्म करूंगी। देखिए इस जंग में स्ट्रैटेजिक विक्ट्री शायद इजराइल की हुई है, वो ये हमेशा से करना चाहता था कि अमेरिका और ईरान को बढ़वा दे। अमेरिका के साथ ब्लंडर हुई है। रूस इस पूरी सूरत हाल का जबरदस्त फायदा उठा रहा है। रूस इसमें अपॉर्चुनिस्ट है, लेकिन जो एडल्ट इन द रूम है ना, जिसे कहते हैं जो बड़े का किरदार अदा कर रहा है, वो इन सम वेज चाइना है। और जो स्ट्रैटेजिक मेच्योरिटी और ब्रिजिंग का किरदार अदा कर रहा है वो तुर्किया और पाकिस्तान है। ठीक है नुसरत वाहिद साहिबा, मैं आपके पास भी आऊँगा खालिद फारूकी साहब, लेकिन नुसरत वाहिद साहिबा ये बताइए कि ये जो अब भारत से जो आवाज़ें निकल रही हैं और पाकिस्तान की डिप्लोमेसी की तारीफ की जा रही है, आप समझती हैं कि पाकिस्तान ने जो किरदार अदा किया है वो ना सिर्फ बहुत अच्छा है बल्कि आइंदा आने वाले वक्त के अंदर हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, जैसे उमा बकाई साहिबा ने भी कहा कि ये इवन के इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ में भी बदल सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में इनवाइट करने का। बिल्कुल सही कह रही हूँ उमा बकाई साहिबा, क्योंकि ये वाकई इस वक्त की सिचुएशन में पाकिस्तान बहुत अच्छे तरीके से बिहेव कर रहा है और तकरीबन तमाम ही जो लोग हैं उनसे या ममालिक हैं उनसे बातचीत भी कर रहा है, उनका कंसर्न भी है, अपनी तरफ से आइडियाज भी दे रहा है। जिस तरह सऊदी अरब के पास जाके बात कर रहे हैं, इसराइल से तो जाहिर है अपेरेंटली तो नहीं हो सकता, पीछे जो कुछ भी कर रहे होंगे और ईरान के साथ भी। अब इंडिया इस बुरी तरह फ्लॉप हुआ है इस मामले में कि वो जंग से कुछ दिन पहले जाके इसराइल में और जाके वो किस तरह गले लग रहे हैं उनके और अपना पता नहीं किस चीज का यकीन दिला रहे हैं उनको। तो इस चीज ने बहुत डैमेज किया है ईरान को, हिंदुस्तान को। तो ये एक्चुअली वहां के अपने जो जर्नलिस्ट हैं वो भी यही बात कर रहे हैं कि इस तरह जाके उनको उनके साथ इस वक्त मिलने की जरूरत नहीं थी जो मोदी ने किया है। और इससे बहुत नेगेटिव वेव गई है न सिर्फ इंडियंस में बल्कि पूरी दुनिया में, कि कहीं तो आप जाके बात करते हैं कुछ और, ईरान के साथ आपने बड़े अच्छे ताल्लुकात का वादा किया और बल्कि अच्छे ताल्लुकात दिखाए भी, बनाए भी, उसका तेल भी लेते रहे, सब कुछ करते रहे, लेकिन उसके बावजूद अंदर ही अंदर आप उनके साथ नहीं है। बल्कि बहुत ज्यादा जासूस पकड़े गए हैं इंडियन ईरान में। पिछली दफा जो छोटी सी जो वॉर हुई थी 12 दिन की, उसमें बहुत इंडियन जो हैं जासूस को पकड़े गए और वो बहुत बुरी तरह एक्सपोज हो चुका था इससे पहले ही। तो अब
आवाम तो सिर्फ ये देखती है कि आपकी अप्रोच क्या है, आप किस तरफ जा रहे हैं और अपने इंडिया के लिए क्या कर रहे हैं। अब आज जैसे अभी सुना है कि पाकिस्तानी जहाजों को इजाजत मिल गई है जी हरमुज के ऊपर से गुजरने की। जी जी। तो ये एक बहुत बड़ी मेरे ख्याल में फतह है इसमें कि पाकिस्तान, वैसे तो पाकिस्तान में अभी जंग के असरात हुए ही नहीं थे और हमने 61 रुपए कीमत बढ़ा दी, और आज ही बल्कि मिट्टी के तेल की 40 रुपए कीमत बढ़ गई है। अब मिट्टी का तेल कौन लोग इस्तेमाल करते हैं? वो जिनके घरों में लकड़ियां तक नहीं होती, या वो दरख्त काट के नहीं ला सकते, जी गैस तो बहुत दूर की बात है। तो उनके लिए आप जिंदगी मुश्किल से मुश्किल करते रहें और अपनी याशियों और अपनी इस जैसे पे भी कहना नुसरत चाहिए साहब, मैं जहादों को सेकंड आप चंक गलत पे इस पे भी बात करेंगे हम। मैं इस पे आता हूँ सेकंड चंक पे। फारूकी साहब ये बताइए कि ये जो अब एक तो आपने हरमुज तो बंद थी, चॉइस करके ईरान जो है इजाज़त दे रहा है, पाकिस्तान को भी दे रहा है या दीगर ममालिक को भी दे रहा है। अब जो हौसी बागी हैं वो कहते हैं कि हम दूसरा जो जहाँ से वो जो सऊदी अरब वाली साइड से जो आते ही एक सेकंड ऑप्शन बनती थी, वो भी अब वो बंद करने जा रहे हैं। तो वहाँ भी 12% तिजारत होती है, पूरी आलमी तिजारत का वो वहाँ से उस जगह से गुजरते हैं। अब अगर दोनों साइड से बंद हो जाएगा तो ईरान तो तकरीबन मुकम्मल कंट्रोल जिसे कह लीजिए कि वहाँ पर मौजूद है। तो वो जो इतने बड़े बड़े शिप्स, वो बेड़े आए थे और वो कहते थे कि जी यूएस नेवी इज़ द बिगेस्ट एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट नेवी ऑफ द वर्ल्ड, वो कहाँ गई? देखिए नौशाद साहब, बात ये हुई है कि जो ईरान की नाकाबिल यकीन, नाकाबिल तसव्वुर जो मुज़ाहमत है, उसने अमेरिका को बैकफुट पे कर दिया है। अमेरिका जो है, जो उसका ख्याल था, जैसे आपने शुरू में कहा कि वो 72 घंटे में ये जंग ख़त्म कर सकते थे, और उनका ये ख्याल था कि अब ईरान ने जंग की मुज़ाहमत शुरू ही क्यों की है, जब हमने इतनी फ़ौज यहाँ पहुँचा दी, इतने वारशिप्स यहाँ पहुँचा दिए, तो ईरान को तो ये जंग शुरू नहीं करनी चाहिए। पहले दिन से ही हमारे मुतालबात जो हैं, अमेरिका का ये ख्याल था, ट्रंप का ये ख्याल था कि ईरान को मान जाने चाहिए और सरेंडर कर देना चाहिए। अब नहीं हुआ तो अमेरिका डेस्परेट है और वो आपने हरमुज को खुलवाने के लिए दुनिया भर की मिन्नतें कर रहा है। उन्होंने चीन को कहा कि आप हमारी मदद करें। जी बिल्कुल। अच्छा, अब दूसरी तरफ सूरत हाल ये है कि डेस्परेट दूसरा जब सबसे ज़्यादा कंट्री है, डॉक्टर साहिबा बिल्कुल ठीक कह रही थी कि इसराइल के मकासद पूरे हुए, लेकिन इस वक्त इसराइल सबसे ज़्यादा खौफ में भी है कि अगर अमेरिका ने ये जंग जो है किसी के साथ मुज़ाकरात के नतीजे में या किसी बारगेनिंग के नतीजे में ये जंग जो है इसमें तातुल ले आया या उसने रोक दी, तो फिर इसराइल का क्या बनेगा। चुनांचे आप देख रहे हैं कि इसराइल की तरफ से ईरान के शहरों पर जहां मुज़ाहमत बिल्कुल नहीं है क्योंकि फ़ज़ाई कुव्वत नहीं है ईरान की, तो बमबारी का जो अमल है वो बहुत तेज़ कर दिया गया है। इसी तरह अमेरिका और इसराइल जो ईरान के साथ एक जारहाना स्टेप, एक तरफ वो मिन्नतें कर रहे हैं दुनिया की, दूसरी तरफ क्योंकि मैं नहीं समझता ये जंग अभी ख़त्म हुई है, जो वो करना चाह रहे हैं वो ये है कि जो फौजी अभी उन्होंने भिजवाए हैं वहाँ पे, नए जो वारशिप वहाँ भिजवाए हैं, इसका मकसद है, एक मिसाल के तौर पे 2500 फौज जो अमेरिका ने वहाँ पे भिजवाई है इस रीजन में, इसका मकसद इस वक्त ये है, जो बताया जा रहा है वो ये है, इस्फहान में जो न्यूक्लियर जो उनकी तनसीबात हैं वहाँ पे ऑपरेशन करना, और वो वहाँ पे जो यूरेनियम है जिसको यूरान, वहाँ उस यूरेनियम को वहाँ से निकालना चाहते हैं। अब उसकी क्वांटिटी जो बताई जा रही है कि 60% इतना यूरेनियम है जो अफजोदा यूरेनियम है। हाँ जी। और जिसे रूस को देने का कहा जा रहा था कि रूस को देने का, और उसको अमेरिका ने मुस्तरद कर दिया था कि रूस को नहीं, हम उसको अपने कब्जे में लेंगे। सो ये जो फौज है वहाँ पे, अब जो खबर इस बारे में है वो ये है कि 1000 ट्रूप्स चाहिए उनको कम अज कम। इस तारीख के वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक जो एक इस हिस्ट्री का जो सबसे बड़ा ऑपरेशन होगा यूरेनियम को वहाँ से निकालने का, यानी ईरान के कब्जे से निकालने का, क्योंकि ईरान ने तो कह दिया कि वहाँ मलबा पड़ा है, हम तो अभी कोई काम ऐसा नहीं करेंगे। अब वो काम ईरान, अमेरिका और इसराइल करने जा रहे हैं, या वो करना चाहते हैं, या इसकी धमकी दी गई है। अब इसमें कामयाब होते हैं या नहीं होते, वो पासदारान का निशाना बनते हैं, ईरानी फौज का निशाना बनते हैं, इस बारे में अभी हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि जो दोनों तरफ जो कुव्वत का इस्तेमाल है, ईरान की वो कुव्वत है जो हिडन है। जैसे आपने अभी कहा कि मिसाइल तो वो इस्तेमाल कर रहे हैं जो 10 साल पहले बनाए थे। अभी जो नए मिसाइल हैं वो तो वो कहते हैं कि हमने इस्तेमाल नहीं किए। ये एक थ्रेट भी हो सकता है, ये हकीकत भी हो सकती है। अच्छा, अब लेकिन जो उनका अगला ऑपरेशन है वो ये है, आपने हरमुज का मसला ये है, ट्रूप्स के अंदर ऐसा नहीं है कि कोई छोटी ताकत है ईरान के पास, मतलब फौजी जो तादाद के हिसाब से देखिए जो बड़ी ताकत है फौज। देखिए वही मैं बात मैं आपको ये कहने लगा हूं कि वॉल स्ट्रीट जर्नल जैसा जो आप उसको रिपोर्ट को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते कि अगर 1000 फौजी वो कहते हैं कि जो
मतलब रीसेंट हिस्ट्री का सबसे बड़ा ऑपरेशन ये होगा कि अगर वो ऐसा करते हैं और वो ऐसा करना चाहते हैं। अच्छा, इसके अलावा आपने हुर्मुज़ जो है वो ईरान ने बंद नहीं की, वो बंद उसने की है सिर्फ अमेरिका के लिए और इसराइल के लिए और उनके उन इत्तेहादियों के लिए। आप अभी जिक्र कर रहे थे कि भारत को उन्होंने इजाज़त दे दी। भारत को जो इजाज़त दी है इसकी वजह क्या है कि उनके 3 टैंकर जो हैं, जो कि पहले ट्रेड ईरान के साथ और इंडिया की हो रही थी, वो यरगमाल बनाए हुए हैं भारत ने। उन टैंकर्स को छोड़ने के बदले में उन्होंने उनके जहाज को गुजरने दिया है। अच्छा। अब अगर वो टैंकर्स नहीं छोड़े जाते तो हो सकता है कि ईरान दोबारा फिर उसी तरह की पाबंदी लगाए। बाकी ये बात ठीक है कि ईरान जो है वो सबसे दुश्मनी तो नहीं लेना चाहता, वो ईरान भारत के साथ, हालांकि मोदी जो है वो जाके सीधा खड़ा हो गया हाँ जी, वो तो बिल्कुल नेतन्याहू के साथ, और उसने वो इसराइल और इंडिया को एक कर दिया और पूरी भारत की जो पिछली 70-80 साल की जो हिस्ट्री थी, खारजा पॉलिसी थी, उसको तहस नहस कर दिया, अरब मुल्कों से खुद को दूर कर दिया। सो इसका नतीजा तो भारत बाद में भुगतेगा ये, लेकिन ये भारत और ईरान का, भारत और इसराइल का मामला है। हम तो इसमें बेनिफिशरी ये ठहरे हैं कि अरब मुल्कों के दिमाग में जो ये बात थी और ईरानियों के सोच पे भी ये जो बात थी कि भारत उनका दोस्त हो सकता है, उसने साबित कर दिया कि वो कितना बड़ा उनका दुश्मन है जी। अच्छा, ये बात अभी जो एक सफारतकारी का दरवाजा खुल सकता है। मुझे जरा ब्रेक का कहा जा रहा है, मैं यहीं से, फारूक साहब जब वापस आएंगे तो आप यहीं से बात, ये सफारतकारी वाला मामला है और पाकिस्तान का क्या किरदार है, इस पे बात करते हैं, लेकिन पहले लेते हैं ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम पाकिस्तान के किरदार की बात कर रहे थे जो अब इंतहाई अहम हो चुका है। मैं चाहूँगा फारूकी साहब आप अपनी बात मुकम्मल कीजिए, ख़ासतौर पर ये जो सफारतकारी के मामलात के अंदर अब पाकिस्तान की तारीफ भी की जा रही है और जो सिचुएशन इस वक्त एट हैंड है उसके बारे में। मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि अभी जो लेटेस्ट इसमें डेवलपमेंट हुई है वो कतरी वजारत खारजा की तरफ से आई है। कतर ने कहा है कि अगर ईरान खलीजी ममालिक पर हमले करने रोक दे तो मुज़ाकरात का दरवाज़ा खुल सकता है और ये बात आगे बढ़ सकती है। पर मसला ये है कि ईरान इस वक्त इस मूड में नहीं है कि वो कहीं डिफेंसिव पोजीशन में या शिकस्त खुर्दगी का ये एक तासुर के साथ मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठे, तो फ्रंट फुट पे वो अपनी शराइत के साथ मुज़ाकरात अब करना चाहता है और जो शराइत इस वक्त उसकी हैं वो बड़ी जेन्युइन है और अमेरिका को बाज़ चीज़ें जो है वो तस्लीम करनी पड़ेगी। ट्रंप ने कल कहा कि ईरान मुज़ाकरात कर सकता है, लेकिन ईरान की शराइत बहुत सख्त है। इसका मतलब है कि उन्हें भी पता है कि शराइत ईरान की क्या हो सकती है। पर इसमें देखिए, मैं आपको निशात साहब एक बात बताऊं, 3 मुल्कों का बड़ा अहम किरदार है। दो का तो एतराफ़ किया खुद ईरानी सदर ने। उन्होंने जो एक्स पे पैगाम दिया था, उनका जो हमने देखा, बयान जो देखा था, उसमें था कि पाकिस्तान और रूस ये दोनों बड़ा बुनियादी किरदार अदा कर रहे हैं इस वक्त। अच्छा, पाकिस्तान का किरदार इस हवाले से कि पाकिस्तान एक ब्रिज बना हुआ है सऊदी अरब और ईरान के दरमियान, कतर और ईरान के दरमियान और बाकी जो स्टेट्स हैं गल्फ की, उनके और ईरान के दरमियान, क्योंकि पाकिस्तान ये चाहता है कि उसको किसी जगह पे कोई ऐसी पोजीशन ना लेनी पड़े जिसमें ये दोस्त मुल्क समझे कि पाकिस्तान उनके खिलाफ है और हम किसी ऑपरेशन का हिस्सा बनते हैं। एक तो ये पाकिस्तान की, और फिर आज जैसे ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने जो पाकिस्तान का शुक्रिया का एक ख़त लिखा है और पाकिस्तानी अवाम के नाम लिखा है, और पाकिस्तानी अवाम के नाम ये ख़त जो है उर्दू में लिखा। और इसका एक और मैसेज जो बहुत ज़बरदस्त है वो ये है कि यहाँ पे जो दंगा फसाद करने वाले जो लोग हैं, यहाँ पे जिन लोगों ने हंगामे मुजाहरे किए, जिन लोगों ने कौमी अमलाक को नुकसान पहुंचाया, जिन्होंने इदारों पर हमले किए, उन सब के लिए उनके लिए एक सोचने का मौका है और उनको शर्म करनी चाहिए इस बात पे कि उन्होंने तो नुकसान पहुंचा दिया कौमी अमलाक पर, तो ईरानी वज़ीर ख़ारजा जो है वो पाकिस्तान के बारे में क्या जज्बात रखते हैं। सो ये एक अलग से चीज़ है। अच्छा, अब इसमें पाकिस्तान और रूस के किरदार को तो ईरानी सदर भी तस्लीम करते हैं। इसमें मेजर रोल जो अभी आएगा वो चाइना का है। आमतौर पे ये बात समझी जाती है कि जितना मैस क्रिएट किया वो चीन का जो वन बेल्ट वन रोड का प्रोजेक्ट था उसको नाकाम बनाने के लिए किया, चीन को तेल की सप्लाई बंद करने के लिए किया। 90% ऑयल जो आपने हुर्मुज़ से चीन को सप्लाई होता है उसका रास्ता रोका, और ट्रंप ने आज यही चीन को एक कहा भी है, एक तरह के ब्लैकमेल किया है कि जी हमारी सरबराही मुलाकात जो है थोड़ी सी आगे भी जा सकती है, लेकिन चीन जो है ना अपना रोल प्ले करे। अब नेटो ने तो इनकार कर दिया, बरतानिया ने इनकार कर दिया, सारे मुल्कों ने उन्होंने इवन जापान ने जिस तरह इनकार किया है वो भी देखने वाला है। लेकिन मेरा अपना ये ख्याल है कि इस वक्त चीन जो है ये पीछे नहीं हटेगा। चीन की एक तो बात यह है कि चीन तो ये चाहेगा कि ये सप्लाई किसी तातुल के बगैर जो वो जारी रहे, उसका इस पे इंटरेस्ट है, इस मामले में आने में उसका इंटरेस्ट है। इसलिए कि अगर आबरा हुर्मुज़ जो है अमेरिका के लिए नहीं खुलता तो अमेरिका कोई ऐसा इकदाम कर सकता है जिसके नतीजे में टोटली बंद हो जाए ये रास्ता। यानी अमेरिका के जो
इत्तेहादी नहीं है उनके लिए जहां थोड़ी रियायत है, उनके लिए भी ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। अब मुझे नहीं मालूम इस वक्त के जो चीन के लिए जो तेल की सप्लाई है उसको किस हद तक ईरान ने रोका है। अच्छा, अब चीन जो है वो अगर ईरान अमेरिका को कोई फेवर देता है, वो सिर्फ ये देगा कि वो सबसे पहली बात ये जंग रुकवाएगा, और क्योंकि वो चाहता है कि मुज़ाकरात का रास्ता। और दूसरी बात यह है कि चीन जो है इस जंग को रुकवाने के बदले में अमेरिका से क्या शराइत मनवाता है, वो बड़ी शराइत होंगी। वो ईरान अमेरिका की जो जारहियत है इसको इस खित्ते में रुकवाने में बड़ा मेजर रोल अदा करेगा, और आइंदा के लिए जो ईरान की भी जान उन तमाम सैंक्शन से जो एक अरसा दराज से 40-45 साल से जो सैंक्शन, और हम जानते हैं कि चीन और ईरान के बड़े ही स्ट्रेटेजिक मुआहदे हैं। 400 बिलियन डॉलर का भी इनका मुआहदा था, जिसमें ईरान की तामीर नौ का सारा एक मुआहदा हुआ था तेल के बदले। सो ईरान चीन के बड़े मुफादात हैं। चीन चाहेगा कि ये जंग जो है ये ख़त्म हो, रूस चाहेगा ये जंग ख़त्म भी हो, लेकिन रूस का एक इंटरेस्ट भी है कि अमेरिका इसमें जिस हद तक फंसता है वो फंसा रहे, क्योंकि उसका यूक्रेन वाला मामला चल रहा है। अलबत्ता चीन जो है वो ताइवान के मामले की वजह से ये इसके बावजूद भी वो ये चाहेगा कि ये जंग जो है ये वहां पर भी कह रहे हैं कि उन्होंने काफी मूवमेंट हो रही है। हाँ, लेकिन चीन इस वक्त कतई तौर पे कोई नया महाज दुनिया की मईशत के लिए नहीं खोलना चाहेगा। चीन अलबत्ता मैंने जैसे अर्ज किया कि ये मामले को सुलझाव की तरफ ले जाएगा। इसीलिए चीन की वजारत खारजा से जब ये क्वेश्चन हुआ कि आप क्या इसराइल पर दबाव डाल सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि हम अरब मुल्कों के, हम किसी के साथ नहीं हैं, हम किसी के दुश्मन भी नहीं हैं, तो हम सबके साथ ताल्लुक रखते हैं। सो चीन इस पे रोल प्ले करेगा, लेकिन मेजर एक साथ रोल जो है वो पाकिस्तान का, जिस तरह पाकिस्तान ने एक तरह की चीनी पॉलिसी को ही फॉलो किया है कि आप किसी के साथ बिल्कुल ना खड़े हों, साथ सबके साथ ताल्लुक, तो सबके साथ ताल्लुक। जुल्फिकार बंदा साहब, ये जो बात की जा रही है इस वक्त कि पाकिस्तान ने ये जो रोल प्ले किया है सबके साथ ताल्लुक रखने का, एक ज़माने में जब पीडीएम की गवर्नमेंट के बाद जब इंटरिम सेटअप आया और उसकी जो तहरीक अदम इत्मीनान के बाद जो सेटअप आया था उसके अंदर ये कहा जा रहा था कि बिलावल भुट्टो साहब ने बड़ी ज़बरदस्त सफारतकारी की, लेकिन अब जो इस वक्त सफारतकारी हो रही है वो एक नेक्स्ट लेवल पे पाकिस्तान को पहुंचा दिया है उसने। आप समझते हैं कि हुकूमत जो है वो बहुत अच्छे तरीके से इस वक्त अपनी जिम्मेदारी निभा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नौशाद साहब, आपने अपने प्रोग्राम में मुझे इनवाइट किया है। देखिए, आपने बड़ा पर्टिनेंट और अच्छा क्वेश्चन उठाया है, और इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जिस टाइम पे वजारत खारजा संभाली, नो कॉन्फिडेंस के बाद नई गवर्नमेंट बनी, उस टाइम पे पाकिस्तान एक डिप्लोमेटिक डिस्कनेक्ट के अंदर था। एक पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक गैप था पूरी दुनिया के साथ। तो वो उन्होंने आते साथ ही उसको रिपेयर किया, उस डैमेज को रिपेयर किया, और डिप्लोमेटिक कनेक्टिविटी बढ़ाई बायलैटरली तमाम मुल्कों के साथ, पहले अमेरिका के साथ, चाइना के साथ, मिडल ईस्टर्न कंट्रीज के साथ, टर्की के साथ और दीगर ममालिक के साथ, यूरोपीय यूनियन के साथ। और वो बेसिस बनी जो पाकिस्तान की आज फॉरेन पॉलिसी है, सेम वही पॉलिसी आगे चल रही है और आपकी कनेक्टिविटी आगे बढ़ रही है। और पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने खास मौका दिया कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने जो एक बहादुरी का जो है फैसला किया कि उन्होंने भारत के साथ जंग में कमजोरी नहीं दिखाई, और भारत को जो जंग हराई और उसके जहाज गिराए, उनका डिफेंस सिस्टम किया। उसके बाद पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी और ग्लोबल स्टेज पे पाकिस्तान नुमाया तौर पे आके अपनी जगह बनाने में कामयाब हो गया कि जो लोग दुनिया में पाकिस्तान को कहीं नहीं मानते थे या भारत को इस खित्ते का, इस रीजन का एक समझते थे कि वो एक चैंपियन है, तो उसकी वो चैंपियनशिप जो है उसकी एक्नॉलेजमेंट खत्म हो गई और उसकी कंसीडरेशन भी खत्म हो गई, बल्कि पाकिस्तान की कंसीडरेशन स्टार्ट हो गई और ग्लोबल स्टेज पे पाकिस्तान को ज्यादा अहमियत मिली। और उसके बाद फिर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने अच्छी हिकमत अमली का मुजाहरा करते हुए आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को भी ऑन बोर्ड साथ लिया। पाकिस्तान की सिविल और मिलिट्री जो कोलैबोरेशन थी उसके साथ आपने अमेरिका के साथ ताल्लुकात को बेहतर किया। और आज देखें कि जब भी प्रेसिडेंट ट्रंप कोई बात करते हैं तो वो भारत के 6-8 जहाजों का गिराने की बात करते हैं। तो 11-12 तक पहुंच गया मामला, उससे भी आगे जा रहे हैं वो। मैं 11-12 तक पहुंच गया, 6-8 से आगे निकल गया मामला।
जी 11 तक आ गया है। तो ये मैं समझता हूं कि ये पाकिस्तान की जो भी फील्ड मार्शल ने या प्राइम मिनिस्टर ने ट्रंप साहब के साथ बातचीत की है या जो भी मामला किया है, तो प्रेसिडेंट ट्रंप को भी ये चीज को यानी वो इस चीज से कन्विंस हो गए हैं कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो लड़ सकता है, अपने से पांच गुना बड़े मुल्क को जो है नॉक डाउन कर सकता है और किसी भी जगह खड़ा हो सकता है। ठीक, तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान की ग्लोबल मुझे स्टेज ये के ऊपर बताइए की अहमियत। जुल्फकार बदर साहब, ये तो अच्छे अच्छे वाली बातें तो सारी हैं, लेकिन ये जो इस जंग के नतीजे में जो आपकी इत्तेहादी हुकूमत है जो आम आदमी के साथ कर रही है, जो आम आदमी पे बोझ डालती चली जा रही है, ये आम आदमी कब तक बर्दाश्त कर पाएगा? आप इसके लिए कोई आवाज उठाते हैं कि बस आप सिर्फ जैसे कह लीजिए कि वो सपोर्ट कर रहे हैं हर तरह से? देखिए, जहाँ पे तो डेमोक्रेसी या जहाँ पे पार्लिमानी निज़ाम को सपोर्ट करने की चीज़ है, हम ज़रूर करते हैं। ओवरऑल दुनिया के अंदर ये वॉर की वजह से उसका एक बड़ा इम्पैक्ट आया है, जिसमें महंगाई बढ़ रही है और पाकिस्तान में अभी जो ऑयल प्राइसेस बढ़ी हैं, ये अभी इसका इम्पैक्ट आगे जाके आना था। हमने अभी भी आवाज़ उठाई है कि ये तो आपने ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को और ऑयल के इंपोर्टर्स को आपने फायदा दिया। इस मुल्क में हमेशा जो है माफियाज और कार्टल्स ने ही फायदा उठाया है इस मुल्क के जराए वसाइल से। और अनफॉर्चुनेट बात यह है कि हुकूमत में बैठे हुए जो लोग हैं वो अवाम को फायदा देने की बजाय इन्हीं कार्टल्स, माफियाज और लोगों को फायदा देते हैं और अवाम का जो है वो बुरगस निकाल के रख देते हैं, अवाम को निचोड़ के रख देते हैं। जुल्फकार साहब, तो पीपल्स पार्टी ने अवाम फायदा तो ले यही लिया है, बात उठाते हैं। सिंध का जो गवर्नर तब्दील करा के, अब कहाँ पीपल्स पार्टी जो है वो अपनी इत्तेहादी हुकूमत को कहेगी कि आम आदमी का सोचें? वो तो ये तो सारे मफादात का मामला है, एक दूसरे के साथ आप चलते रहते हैं इसी तरह एक दूसरे की बात मानकर। आम आदमी की बात कोई नहीं सुनता ना करता है। मफादात होते हैं, जहां तक म्यूचुअल इंटरेस्ट होता है मफादात होते हैं, लेकिन जब आम आदमी की आवाज आती है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा अवाम के हकूक की आवाज उठाती है। और क्योंकि हमारा तो अपनी पार्टी का अपना नजरिया है। गवर्नर सिंह जुल्फकार चेंज साहब, हुआ है, कहाँ वो आवाज उठी? PMLN अभी का तक है। कोई आवाज कहीं से आई नहीं है, ना किसी मीटिंग के अंदर, ना किसी मुलाकात में, ना बिलावल साहब, ना जरदारी साहब, कहीं से कोई ऐसी आवाज मैंने नहीं सुनी हुकूमत को जो तंबी कर रही हो या हुकूमत को कोई थ्रेट कर रही हो कि जनाब ये आप क्या कर रहे हैं, आम आदमी के लिए आप क्यों इतनी मुश्किल बना रहे हैं? देखिए, पार्लियामेंट के अंदर भी हमारे जो स्पोक्स पर्सन है पीपल्स पार्टी की, उन्होंने भी, दीगर लोगों ने भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो मौकफ है, जो पॉलिसी है, उसके ऊपर आवाज उठाई है। और मैं भी दीगर फोरम्स में, आपके प्लेटफॉर्म पे, दीगर निजी चैनल्स के प्लेटफॉर्म पे बैठ के हम आवाज उठाते हैं। लेकिन इस आवाज को उठाने का मतलब ये नहीं है कि हम हुकूमत को थ्रेट करना शुरू कर दें और हुकूमत को कहें कि जी हमने आपको धड़न तख्ता कर देना है, क्योंकि इकोनॉमिक हालात और दुनिया के हालात आपके सामने हैं। आप इस चीज को रोक नहीं सकते। हमारा मौकफ ये है कि एक चीज जो अभी आपने पहले से परचेज की हुई है, उसका इम्पैक्ट आपको आने वाले महीने 2 महीने में देना था। आपने टाइम के आने से पहले अवाम को जो है ये बोझ डाल दिया। और हफ्ते 10 दिन बाद अगर आप मजीद इसकी महंगाई करते हैं ईद के बाद, तो ये तो अवाम का आपने जान लेने वाली बात है। तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रखने के लिए ये बड़ा जरूरी है कि हुकूमत के अंदर बैठे जो माफियाज के नुमाइंदे हैं, चाहे वो एनर्जी की मिनिस्ट्री में हो या दीगर मिनिस्ट्रीज में हो, जो सोलर की पॉलिसी के ऊपर सारी पॉलिसी चेंज कर देता है। इधर अवाम सोलर लगाती है कि मुल्क के ऊपर बोझ ना पड़े, और यहाँ पे आईपीपीज वाले जो हैं अपने पैसे बनाने के लिए अपने मिनिस्टर्स को ऑन बोर्ड करके चीजें मैनेज करते हैं। तो ये दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। तो हमें इन चीजों के ऊपर आवाज उठाते हैं और उठाते रहेंगे कि ऐसे जो ठीक करप्ट लोग हैं जो मिनिस्ट्रीज में बैठे उनको ठीक हटाना ठीक है, मैं आपके चाहिए। पास आता हूं हम जुल्फकार तो ये बदर आवाज उठा सकते हैं। साहब। मैं नुसरत वाहिद साहिबा बहुत देर से इंतजार कर रही हैं। नुसरत वाहिद साहिबा, आप बात कर रही थी आम आदमी की, तो माजरत के साथ मैंने उस वक्त इसलिए काटा कि कुछ सिफारिशकारी के मामला जो थे उसको एक तरफ हम एक जो है ना गुफ्तगू को कहीं कंक्लूड कर लें। अब मैं चाहूंगा कि आप ये बताइए कि ये तो एक तो देखिए कतर के ऊपर जंग का मामला आया, कतर ने फौरन अपने तमाम मुआहदे जो हैं उनको कह दिया कि हम इसको कंटिन्यू नहीं कर सकते। ये पाकिस्तान के पास अपॉर्चुनिटी नहीं है इस वक्त कि पाकिस्तान जिन हालात से गुजर रहा है, ये आईपीपीज वाला मामला जो है, इनके भी मुआहदे खत्म कर दिए जाए ताकि ये जो एक एनर्जी का क्राइसिस हमारे सरों पर मुसल्लत किया गया है, इससे हम जान छूट सके हमारी। और दूसरा ये है कि ये जो सारे का सारा जो पास ऑन किया जा रहा है, ये कहने को वहां पे जो है वो प्रोटोकॉल कम कर दें या छोटे मोटे स्टेप्स ले लें, सरकारी
जो अफसर हैं बेचारे, उनकी भी 30%, अब किसी की तनख्वाह 30% अगर कट जाए, यानी उसका एक तीसरा हिस्सा उसकी तनख्वाह का कम हो जाए, तो उसके लिए तो फिर ये ईद भी बड़ी मुश्किल है और आगे आने वाला वक्त भी बड़ा मुश्किल होता होता चला जाएगा। देखिए, जहां तक इसकी बात है कि इन लोगों ने क्यों क्यों इतनी महंगाई कर दी, आप ये देख लें कि ऑयल इंडिया में एक पैसा नहीं बढ़ा, बांग्लादेश में एक पैसा नहीं बढ़ा, अफगानिस्तान में एक पैसा नहीं बढ़ा, अभी हमारे मुल्क में पहुंची नहीं थी लड़ाई, पहुंची नहीं है अभी तक। उसके बावजूद 28 को 6 रुपए बढ़ता है और कुछ दिनों बाद 55 रुपए बढ़ जाता है। अवाम किधर जाके मरे? मुझे तो ये समझ नहीं आती कि ये लोग अपने जहाज लेके उसको लेके पूरी दुनिया में उड़ रहे हैं, और वो इतना महंगा जहाज, न सिर्फ महंगा जहाज है बल्कि वो पेट्रोल भी बेइंतहा कंज्यूम करता है। उससे इनको जरा भी फर्क नहीं पड़ता कहाँ पे वो लैंड होता है, कहाँ पे वो रुकता है इतने 6-6 दिन, उसका किराया कौन देता है, किधर से होता है, सब कुछ कुछ नहीं सोचना है इसके बारे में। सिर्फ आवाम को जितना आवाम से निकाला जा सके। पहले हेलमेट के चक्कर में इन्होंने अरबों रुपए फाइन किया, वो सारा फाइन जो है वो अल्लाह जाने किधर चला गया, किस जगह पे। जो यूनिफॉर्म चेंज किया है मोस्ट प्रोबेबली उसमें सारा इस्तेमाल हो गया। पुलिस वालों को यूनिफॉर्म, जो इंग्लैंड के पुलिस वालों का जो यूनिफॉर्म है उसके हिसाब से इन्होंने अपना चेंज कर लिया। पहले भी भाई वही आपको था, अंग्रेज अच्छे लगते यूनिफॉर्म हैं, एक गोरे जमाने अच्छे में। लगते हैं, लेकिन वो टाई पहन के गर्मी की दोपहरों में कैसे खड़े होंगे? तो ये वाली चीजें जो है, इसका इसका बेइंतहा इफेक्ट पड़ रहा है अवाम के ऊपर। अवाम बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट होती जा रही है। ऑल्दो उन लोगों ने इनको वोट नहीं दिया था, इसीलिए उसका बदला ये अवाम से ले रहे हैं कि किसानों को देखें कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया। तीसरी फसल है उनकी जो तबाह बर्बाद हो रहे हैं वो लोग। फिर बाकी तमाम चीजें देखें, आप कारखाने देखें, आप इंडस्ट्रीज के जो हशर हो गया है, जिस तरह जा रही है हमारे मुल्क से, कोई 15-16 से ज्यादा जा चुकी हैं। तो ये कब सोचेंगे पाकिस्तान के बारे में? अपने आप को कब हटाएंगे, कब पीछे करेंगे? ये कह रहे हैं कि जी पीपल्स पार्टी बड़ा सोचती है, बड़ा काम बोलती है और काम भी करती है। तो ये पिछले 40 साल से ये लोग बर्जमान हैं सिंध के ऊपर, और इसी तरह नून लीग वाले भी इतने ज़िया-उल-हक के दौर से मौजूद हैं। इन लोगों ने क्या कर लिया? किसी भी जगह के लिए क्या कर लिया? सिर्फ अपनी जाती दौलत बढ़ा बढ़ा के कहाँ से कहाँ पहुंच गए। कराची जिसको दुबई होना चाहिए था, वो सारा यहाँ से उठा के दुबई में पहुंचा दिया। और कराची जैसा खूबसूरत शहर जो रोशनियों का शहर कहलाता था, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि सुबह जो धुलाई हो रही थी सड़क की, 2-2 झाड़ू लेके वो कर रहे होते थे, खाकरोब झाड़ू सफाई कर रहे होते थे। ये सब कुछ था कराची के अंदर, कहाँ चला गया वो? अभी भी स्टिल मैं समझती हूँ कि 90% जो है वो पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो कराची चला रहा है। सारा टैक्स वो देता है। यहाँ की एक छोटी सी मार्केट जो है वो पूरे लाहौर से ज्यादा टैक्स देती है। तो कब ख्याल करेंगे सिंध के लोग, सिवाय अपने आप को प्रमोट करने के, ठीक। ऊपर लेके जाने के, अपने जैसे लोगों को लेके आने के लिए और उनके थ्रू आगे बढ़ने के, इसके अलावा तो और कुछ नहीं है। ठीक। बिजली की कीमतों में इजाफा, बिजली का जो इन्होंने मुआहदे किए हुए वो तो इनको आते साथ ही खत्म करने चाहिए थे, लेकिन ये कैसे करेंगे? लेकिन वो फिर क्योंकि ये नुसरत खुद वाहिद है साहिबा, स्टूडेंट। वो तो आपको याद होगा, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत में आने से पहले कहती थी कि हम खत्म कर देंगे, लेकिन वो भी नहीं खत्म कर सकी थी। उन्होंने भी रिवाइज करके जो लाए थे वही प्रेशर वैसे ही बहुत था। ज्यादा था ना। सारा माफिया तो यही है, सब का सब माफिया यही है। और जो बाजवा साहब थे वो कोई काम करने देते थे उनको? अब तो आप पता चल गया ना आप सबको कि कितना ज्यादा उन्होंने प्रेशर डाल के रखा होता था हर चीज में, कि हम लोग चाहते थे कि कुछ करें और किया भी। खैर इस प्रेशर के बावजूद बेइंतहा काम किए हैं, जो कि आज भी नजर आते हैं कि जो आवाम के लिए, यूथ के लिए, ठीक, आपका गरीबों पॉइंट के आ गया। लिए। मैं चाहूंगा फारूकी साहब, ये जो थोड़ा सा आप चूंकि हमारे पास इस वक्त नून लीग के नुमाइंदे नहीं हैं, तो अब ये बात उस तरफ चली गई है, लेकिन मुझे बाहर तौर ये ज़रूर लगता है कि ये कॉस्मेटिक तब्दीलियाँ या कॉस्मेटिक जो चेंजेस हैं, या जहाज़ की बात है या कोई और मामला, ये गुफ्तगू अपनी जगह है। लेकिन जो इम्पैक्ट जो हमने इस वक्त जो आम आदमी को, क्योंकि जब पीडीएम की गवर्नमेंट आई थी उस वक्त डिफ़ॉल्ट पे था, मुल्क डिफ़ॉल्ट के दहाने पे था, बहुत सख्त फैसले किए गए, लेकिन उन सख्त फैसलों का ज़्यादातर बोझ जो था वो आवाम पे डाला गया। उसके बाद हुकूमत आई, इंतखाब हुआ, अल्लाह अल्लाह करके इंतखाबात हुए। फिर जब हुकूमत आई तो कोशिश की गई कि इकॉनमी को ट्रैक पर डाला जाए और जल्द अज जल्द जो है ना इसको जैसे कह लीजिए कि वार्ड में शिफ्ट किया जाए। वार्ड तक तो इकॉनमी आई, लेकिन अभी वो उठ के अपने कदमों पे चल के बाहर नहीं जा सकी थी। अब ये जंग का मामला आ गया और फिर दोबारा वही बोझ सारे का सारा, क्योंकि IMF कहता है कि आप 18 बिलियन डॉलर के जो अपने रिजर्व्स हैं उसको हर हाल में मेंटेन करेंगे, उसको बना के वहाँ तक लेके जाएंगे। आपके यहाँ जो इंडस्ट्री और दूसरे जो बिजनेसेस हैं वो वहाँ से रेवेन्यू उस तरह से मिल नहीं रहा। FBR अपने रेवेन्यू हासिल का जो टारगेट है वो पूरा नहीं कर रहा। इन हालात के अंदर आम आदमी बेचारा क्या करे, क्योंकि सारा का सारा बोझ तो आम आदमी पे शिफ्ट हो रहा है। अशराफिया अपने
जो लल्ले तलल्ले हैं या अपनी जो चीज़ें हैं उसको क्यों नहीं कर्टेल करती, क्यों स्मार्ट गवर्नमेंट की तरफ नहीं जा सकते? अभी तक इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेस की बात की गई, जो IMF के साथ कमिटमेंट्स हैं वो होके नहीं दे रही, वजारतें डिवॉल्व नहीं हो रही। अच्छा, आप जब ये बात करते हैं तो स्मार्ट गवर्नमेंट से तस्वर ये लिया जाता है कि मुलाजमीन की तादाद कम की जाए। आपको पता है कि हमारे यहाँ पे जो पॉलिसी साज हैं, मुलाजमीन की तादाद कम करते हुए वो सबसे पहले निचले दर्जे के जो मुलाजमीन हैं वो ख़त्म करते हैं। जो ऊपर बैठे टॉप पे जिनकी ज़रूरत नहीं होती, जो बड़ी बड़ी तनख्वाहें ले रहे होते हैं, मिसाल के तौर पर 1000 बंदे के बदले जो 2 लोग तनख्वाह ले रहे होते हैं उनको रखा जाता है, 1000 बंदे को फारिग कर दिया जाता है। तो यहाँ पे मुलाजमत भी असल में पाकिस्तान में लोगों के हालात ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए एक फार्मूले के तौर पर मुलाजमतों की फराहमी, रोज़गार देना, इसको ये समझा गया। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए मुल्क में, जिस तरह दुनिया के बाकी ममालिक में होता है कि कहीं इंडस्ट्री लगे, अपॉर्चुनिटीज़ पैदा करे, प्राइवेट सेक्टर करे, तो उसके बाद होता है। लेकिन आपने जो बड़ी अहम बात, देखिए ये बात तयशुदा है कि गरीब आदमी जो है इस मुल्क की अशराफिया की तरजीह नहीं है, और इक़्तिदार में अशराफिया है, इक़्तिदार में माफियाज के नुमाइंदे हैं। आप देखें ना, हमने PIA को बोझ बना के सेल कर दिया, हमने बड़ी जान छुड़ाई उससे कि हमने जनाब देखें कैसा काम कर दिया। हम यही हाल स्टील मिल के साथ भी करेंगे, यही आप आने वाले दिनों में देखेंगे। अच्छा, इसी तरह से हमने अपने बैंक सेल कर दिए थे। जिन लोगों को बैंक सेल किया, आप करें देखेंगे मुस्तकबिल में उन्हीं में से कोई लोग जो है आपका रेलवे जैसा इदारा भी खरीद लेंगे। सो अशराफिया जो है वो अपने फ़ायदे, अपने मुफादात को देख रही है। लेकिन जो बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने इसमें दरमियान में गुफ्तगू में आपने जो रेज़ किया वो ये था कि IPPs के साथ जो मुआहिदों वाला मामला है, आप देखें हर कुछ अरसे के बाद गवर्नमेंट जो है अरबों रुपया, वो कहते हैं जनाब ये हुकूमत ने एक बड़ा रिकॉर्ड कायम कर लिया कि हमने ये पैसा सारे का सारा, देखें जी, डेट जो गर्दिशी कर्जा है उसकी मद में हमने उतार दिया, हम फ्री हो गए, हमने बड़ा काम कर दिया। असल में ये पैसे अपने ही जेब में जा रहे होते हैं, अपने लोगों की जेब में जा रहे होते हैं। IPPs जो हमने कर लिए मुआहिदे, एक तो शराइत उनकी ऐसी खौफनाक हैं कि आप जब उनसे हटेंगे तो आपको हरजाने की शक्ल में इस रियासत पर बहुत बड़ा बोझ डालना पड़ेगा। नंबर 2, जिन लोगों ने मुआहिदे किए, आप क्या नहीं जानते और मैं नहीं जानता कि हम में से जो हमारे हुक्मरान हैं इनमें से कितने लोगों के ये खुद अपने IPPs हैं। इसलिए वो ये IPPs को क्यों ख़त्म करेंगे? कतर ने तो अपनी रियासत के मुफाद में फ़ैसला किया, हम अपनी रियासत के मुफाद में फ़ैसले नहीं करते, हम अपने मुफाद में फ़ैसले करते हैं। हमने कोई भी ये जो ज़ाती मुफाद में, बिल्कुल ज़ाती मुफाद, ये पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतों में इजाफा किया गया, ये गवर्नमेंट ने एकदम से एमरजेंसी ऐसी डाल दी कि उन्होंने कहा इसके अलावा कोई चारा ही नहीं है। अच्छा, ये जो छुट्टियां की गई इसके पीछे भी मकासद कुछ और थे कि आपके सामने जब आपने कहा मुस्लिम लीग का नुमाइंदा नून लीग का नहीं है यहाँ पे, तो वो नहीं है तो वो ठीक है, मैं उनकी नुमाइंदगी नहीं करता। नहीं, पर मसला सिर्फ देखिए, क्योंकि जिन दिनों गवर्नमेंट ने ये कीमतें बढ़ाई, ख्याल ये था कि कहीं लोग इसके खिलाफ सड़कों पर आ जाए। आपने स्कूलों में छुट्टियां कर दी, कॉलेजेस में छुट्टियां कर दी, ये गवर्नमेंट अपनी तरफ से ये मेजर भी लिया, प्रिकॉशन लिए। पर मसला सिर्फ इतना सा है कि आज भी हुकूमत अगर ये सोचे कि उन्होंने अपने उन अखराजात को जो कि इंतहाई गैर जरूरी हैं, उन्होंने वो मराद जो कि इंतहाई गैर जरूरी दी जाती हैं उनको रिड्यूस करना है, तो आप मुल्क के मसाइल को बहुत हद तक सॉल्व कर सकते हैं। आप आम आदमी को महंगाई से, अपने रियलिस्टिक इकदाम से, आप देखिए पंजाब में कुछ काम हुए, लाहौर में कुछ काम हुए, आखिरी फिक्रा बोल दूं, कुछ काम हुए, उससे महंगाई का बोझ आम आदमी पर कुछ कम हुआ। आप इसी तरह के इकदाम मुल्की सतह पर लें तो आम आदमी को आप महंगाई से बचा सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया खालिद फारूकी साहब, जुल्फिकार बदर साहब, नुसरत वाहिद साहिबा और हुमा बकाई साहिबा, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे इंपॉर्टेंट बात मेरी ज़ाती राय ये है कि इस वक्त के आपको IPPs के मुआहिदे फौरी तौर पर ख़त्म करने चाहिए, क्योंकि हम हालत जंग में हैं। ऐसी बात नहीं कि अफगानिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है, जो वहाँ से हम पे हमले हो रहे हैं, इन हालात के अंदर हमें उन मुआहिदों को जारी नहीं रखना चाहिए। अगर कतर कर सकता है तो पाकिस्तान भी कर सकता है। और दूसरी जो बात है कि तरजीह जो है वो अपने जो इजाफी अखराजात हैं जो अपने सर पर गवर्नमेंट डालकर चल रही है, उन सब को शेड करने की ज़रूरत है। आम आदमी पे बोझ जो मुंतकिल करने की जो रविश है, ये बहुत आसान तरीका है। अगर ये मैं और आप भी कर सकते हैं, आम आदमी भी यही काम कर सकता है, तो फिर इतनी बड़ी हुकूमत और हुकूमती टीमें रखने का कोई जवाज़ नहीं है कि अगर वो इसका हल वो ना निकाले जो कि आम आदमी के ऊपर बोझ ना बने। आज तक के लिए इतना ही, कल नए मौज़ूआत के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान।